साल 2025 में फेमस कॉमेडियन बिस्वा कल्याण रथ ने अपने एक शो के दौरान एक कंपनी को रोस्ट किया। He doesn't like two questions. What your name? What you do? उनके निशाने पर थी इंडिया की एक नामी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन कंपनी। बिस्वा ने इस कंपनी के नाम और लोगो का मजाक उड़ाया। लोग हंस हंस कर पागल हो रहे थे। लोगो देखो, you want italic or you want bold? Why not both? खैर, शो खत्म हुआ लेकिन बात खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में इस शो की रील्स इंटरनेट पर अपलोड हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। जिस कंपनी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता था, अब वो टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी। लेकिन इस दौरान इस कंपनी में क्या चल रहा था? इस रोस्ट की भनक कंपनी के मालिकों तक पहुंची। कंपनी का एक शख्स सीधा कंपनी के मालिक के केबिन में घुसता है और कहता है, सर, इंटरनेट पर हमारा सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग हम पर हंस रहे हैं। हमें तुरंत इस पर मानहानि का मुकदमा ठोकना चाहिए। लेकिन इस कंपनी के मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर हुआ क्या? सबसे पहले तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर बिस्वा कल्याण रथ का वो रोस्ट देखा और ये वीडियो देखते देखते उन्हें एहसास हुआ कि जिसे दुनिया रोस्टिंग समझ रही है, वो असल में उनके ब्रांड की सबसे बड़ी खूबी है। और फिर इस कंपनी ने एक ऐसा दांव चला जिसने इस आपदा को एक मार्केटिंग गिमिक में बदल दिया। बिस्वा कल्याण रथ को लीगल नोटिस भेजने या कंप्लेंट करने के बजाय उन्होंने सीधे बिस्वा से कांटेक्ट किया और बिस्वा के साथ मिलकर एक एड बना डाली। और ये एड कैंपेन इतनी वायरल हुई कि इस कंपनी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि ये थी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन में एक जानी मानी कंपनी, विजय सेल्स। तो किस्सा के आज के एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको विजय सेल्स की पूरी कहानी। कैसे सिर्फ 2000 रुपए से शुरू हुई एक दुकान आज 13,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, जिसके देश भर में 167 बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और कैसे एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई ये कंपनी आज रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसे दिग्गजों को सीधे टक्कर दे रही है। बताएंगे आपको कि कैसे कलर टीवी के बूम ने विजय सेल्स को करोड़ों की कंपनी बना दिया और वो कौन सा आइडिया था जो इस कंपनी के फाउंडर नानू गुप्ता को आया और ये कंपनी फ्लाई कर गई। विजय सेल्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर तो बात होगी ही, साथ ही बताएंगे कि कैसे 2008 की आपदा में भी इस कंपनी को अवसर दिख गया। इस वीडियो में हम विजय सेल्स की सक्सेस स्टोरी की तो बात करेंगे ही, साथ ही मुनाफे के चक्कर में लिए गए उस फैसले की भी बात होगी जो इस कंपनी पर ही उल्टा पड़ गया था। लेकिन कंपनी के मालिक नानू गुप्ता इस लॉस से आगे देख रहे थे और आखिर में वो दांव भी फायदेमंद साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। कुर्सी को जरा थाम कर बैठ जाइए क्योंकि ये किस्सा है हरियाणा से आए एक व्यापारी का जो मुंबई पहुंचा और उसने बना डाली 13,000 करोड़ की एक कंपनी जिसका नाम है विजय सेल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 1942 से। हरियाणा, जो तब पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, वहां एक किसान परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया नानू गुप्ता। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। 47 में देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे भारत भी बदलने लगा और इसी बदलते भारत में साल 1954 में गुप्ता परिवार बेहतर जिंदगी और अच्छी कमाई की तलाश में जा पहुंचा मुंबई, जो तब बंबई कहलाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जाते ही गुप्ता परिवार के लिए सब अच्छा हो गया। शुरुआती दिनों में नानू गुप्ता उषा इंटरनेशनल के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करने लगे। नाम भले ही इंटरनेशनल हो, लेकिन यह उस वक्त की जानी मानी डोमेस्टिक कंपनी थी। यह कंपनी सिलाई मशीन और पंखे बनाती थी। यहां काम करते करते नानू ग्राउंड लेवल की सेल्स और इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ रहे थे। उस दौर में ना तो आज की तरह मार्केट रिसर्च होती थी, ना डेटा एनालिटिक्स और ना ही डिजिटल टारगेटिंग। उस वक्त सेल्स का काम होता था जैसे गंजे को कंघी बेचना, क्योंकि उस वक्त का भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था जहां इंपोर्ट को लेकर सख्त पॉलिसीज थी और कंज्यूमर गुड्स की भारी कमी थी। ऐसे माहौल में घर के लिए कोई भी अप्लायंस खरीदना किसी भी आम फैमिली के लिए कई पीढ़ियों तक चलने वाली इन्वेस्टमेंट होता था और इसके लिए किसी भी कंपनी के लिए ग्राहकों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता था। अपनी इस नौकरी के दौरान नानू गुप्ता इन बातों को अच्छे से सीख रहे थे।
फिर कुछ साल काम करने के बाद नानू ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की ठानी, लेकिन पैसे की भारी तंगी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से करीब 2000 रुपए उधार लिए। इन्हीं पैसों से बंबई के माहिम इलाके में एक छोटी सी जगह किराए पर ली गई और 1967 में महज 25 साल की उम्र में उनका खुद का बिजनेस शुरू हो गया। इस छोटी सी दुकान का नाम उन्होंने अपने छोटे भाई विजय के नाम पर रखा, विजय टेलीविजन स्टोर। दुकान के नाम में टेलीविजन तो था, लेकिन इस दुकान में एक भी टेलीविजन नहीं रखा था, क्योंकि भारत में उस वक्त टीवी का कोई मार्केट ही नहीं था। कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि टीवी होता क्या है, तो दुकान में बिकता क्या था। नानू ने वही बेचना शुरू किया जिसकी बाजार में तुरंत डिमांड थी, जिसे वो अच्छे से समझते भी थे, सिलाई मशीन, रेडियो और इलेक्ट्रिक पंखे। लोगों से बात करना, उनका भरोसा जीतना उनको पहले से आता था, जिसके चलते ये दुकान बढ़िया चल रही थी। साल 1972 आते आते इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचना भी शुरू कर दिया। टीवी के आने से ये बिजनेस और ज्यादा सॉलिड हो गया और इसी के चलते 1976 में नानू गुप्ता ने इस अकेली दुकान को कंपनी के तौर पर रजिस्टर भी करवाया और बाद में इसका नाम छोटा करके विजय सेल्स कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में तो तब और भी दुकानें थी, तो सिर्फ विजय सेल्स ही क्यों हजारों करोड़ की कंपनी बन गई? इसका जवाब है नानू गुप्ता का दुकान चलाने का तरीका, जिसने इस कंपनी के लिए एक ऐसा मोड प्लान तैयार किया जिसे उस वक्त बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स भी नहीं भेद पाए। इसे आसान शब्दों में समझे तो मोड का मतलब है किसी कंपनी के पास एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना जिससे वो मार्केट में अपने बिजनेस शेयर को सस्टेन कर सके और कंपटीशन में सरवाइव कर सके। अब विजय सेल्स में क्या हुआ वो समझिए। 1970 और 80 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना मिडिल क्लास के लिए बड़ा और रिस्की खर्चा था। ब्रांड्स पर लोगों का भरोसा बहुत कम था और कंपनियों की तरफ से आफ्टर सेल्स सर्विस या तो बहुत खराब थी या फिर होती ही नहीं थी। नानू ने इसी एक चीज को मौके के तौर पर देखा। वो समझ चुके थे कि लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं चाहते, वो इस बात की गारंटी चाहते हैं कि अगर मशीन खराब हुई तो बेचने वाला उसे ठीक करने की गारंटी भी दे। इस बात को ध्यान में रखकर नानू ने एक हाईटेक सर्विस मॉडल तैयार किया। बिना किसी कंप्यूटर या डिजिटल डेटाबेस के वो हर एक कस्टमर की वारंटी का हिसाब एक मैनुअल कार्ड सिस्टम के जरिए रखते थे। इस कार्ड पर कस्टमर का नाम और एड्रेस होता था और लिखित तौर पर यह गारंटी दी जाती थी कि अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो विजय सेल्स इसे ठीक करके देगी। यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उस वक्त सभी दुकानें सामान बेचते वक्त ग्राहकों को उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का टेलीफोन नंबर देते थे और बताते थे कि कोई दिक्कत आए तो कंपनी को संपर्क कीजिए, हमें नहीं। विजय सेल्स ने यह जिम्मेदारी खुद ले ली। विजय सेल्स का यह कदम ग्राहकों का दिल और भरोसा जीतने के लिए काफी था। यही नहीं, दुकान बंद होने के बाद रात के वक्त नानू खुद कस्टमर्स के घर जाते थे। वो खुद प्रोडक्ट्स का डेमो देते थे, छतों पर चढ़कर टीवी का एंटीना सेट करते और अगर मशीन में कोई खराबी आती तो खुद अपने हाथों से उसे रिपेयर करते थे। इस मेहनत का क्या नतीजा निकला? पहला ये कि जो सर्विस बड़ी कंपनियां नहीं दे पा रही थी वो कमी नानू ने पूरी कर दी। कस्टमर का भरोसा अब उस दूर बैठी कंपनी पर नहीं बल्कि अपने लोकल दुकानदार नानू गुप्ता पर था। दूसरा, इस शानदार सर्विस में एक जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ नेटवर्क तैयार हुआ। लोग एक दूसरे को बताने लगे और बिना अखबार या रेडियो में कोई विज्ञापन दिए विजय सेल्स बाकी दुकानों से कहीं आगे निकल गया। विजय सेल्स के लिए असली टर्निंग पॉइंट आया साल 1982 में। इस साल इंडिया में एशियन गेम्स होने वाले थे और इनका सीधा प्रसारण टीवी पर होने वाला था। ठीक इसी वक्त इंडिया में कलर टीवी लॉन्च हो रहे थे। नानू समझ गए कि ये एक ऐसा मौका है जो पूरे मार्केट को पलट कर रख देगा। कलर टीवी की सुनामी आने वाली थी। इस बात को ध्यान में रख नानू ने एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लिया। उन्होंने ये छोटी दुकान छोड़ी और माहिम में एक बड़ी दुकान में शिफ्ट हो गए ताकि कलर टीवी को सही से डिस्प्ले किया जा सके। वो कुछ ऐसा करने का सोच रहे थे जो उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने दुकान में कई सारे टीवी डिस्प्ले पर रखे और सारे टीवी एक साथ ऑन कर दिए। उस दौर में जब लोग बिजली का बिल बचाने के लिए लाइट तक कम जलाते थे, एक साथ इतने सारे टीवी चलाकर रखना बहुत ही बोल्ड और अलग आइडिया था। लेकिन ये आइडिया काम कर गया। सड़क से गुजरते लोगों की नजरें उन रंगीन स्क्रीन्स पर टिक जाती थी और दुकान पर भारी फुटफॉल आने लगा। अब 1976 में विजय सेल्स कंपनी तो बन गई थी, लेकिन फिलहाल यह कंपनी सिर्फ एक शोरूम तक ही सीमित थी।
1967 से लेकर 1986 तक पूरे 20 साल विजय सेल्स सिर्फ एक ही दुकान से चलता रहा। लेकिन 1986 में नानू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने विजय सेल्स को एक आम लाला की दुकान से एक कॉरपोरेट कंपनी में बदल दिया। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बेंड्रा में 600 स्क्वायर फीट की जगह ली, जहां कंपनी की दूसरी ब्रांच खोलने का फैसला किया गया। अब इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त के इंडियन फैमिली बिजनेस का एक अनरिटन रूल होता था। फैमिलीज अपना बिजनेस तभी फैलाती थी या दूसरी दुकान तभी खोलती थी जब उनके घर का कोई सदस्य या बेटा इतना बड़ा हो जाए कि वो गल्ले पर बैठ सके, क्योंकि बाहरी आदमी पर भरोसा नहीं किया जाता था। लेकिन नानू ने यह रूल तोड़ दिया। वो वक्त से कई आगे की सोच रहे थे। उन्होंने लोकल अखबारों में क्लासिफाइड विज्ञापन दिए और बेंड्रा ब्रांच को चलाने के लिए बाहर से प्रोफेशनल लोग हायर किए, जिनका परिवार से कोई नाता नहीं था। यह एक बड़ा और पेचीदा कदम था, लेकिन विजय सेल्स को बड़ा करने के लिए यह जरूरी भी था। विजय सेल्स का जो सर्विस वाला मॉडल था, उसे नानू गुप्ता की मौजूदगी के बिना भी दूसरी ब्रांच में रेप्लिकेट किया जा सकता था। साथ ही इस मॉडल में नानू ने एक ऐसा दांव खेला जो अपने वक्त से बहुत आगे था, माइक्रो फाइनेंसिंग। यह वो दौर था जब इंडिया में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट कार्ड या बैंक से ईएमआई पर सामान लेने का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन नानू ने अपने भरोसेमंद और पुराने कस्टमर्स को महंगा सामान किश्तों पर देना शुरू किया। इस एक कदम ने विजय सेल्स के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए। नानू का मॉडल सक्सेसफुल रहा और 1994 आते आते कंपनी ने तेजी से पैर फैलाने शुरू कर दिए। मुंबई के शिवाजी पार्क और सायन में बड़े स्टोर्स खोले गए, लेकिन इन सब नए स्टोर्स खुलने के पीछे एक और हाथ भी था, भारत सरकार का हाथ। वो 1991 का वक्त था। यह साल सिर्फ विजय सेल्स के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था। सोवियत संघ टूट चुका था और गल्फ वॉर की वजह से तेल के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म किया और इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। जैसे ही मार्केट खुली, सैमसंग, एलजी, सोनी और पैनासोनिक जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इंडिया में एंट्री की। अचानक से मार्केट में दुनिया भर के ब्रांड्स आने शुरू हो गए। कंपटीशन की वजह से कीमतें गिरने लगी और इंडिया में कंज्यूमर बूम शुरू हो गया। जब ये विदेशी कंपनियां इंडिया आई तो उन्हें अपना माल बेचने के लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिसका लोकल मार्केट पर दबदबा हो, कस्टमर्स जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हों, और उनमें से एक कंपनी विजय सेल्स भी थी। उस वक्त तक विजय सेल्स मुंबई में पहले से ही अपना एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर्स का भरोसा बना चुका था। इसी वजह से इन विदेशी ब्रांड्स ने विजय सेल्स को बड़ा मौका दिया और आर्थिक उदारीकरण की आंधी की वजह से विजय सेल्स की ग्रोथ रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ी। लेकिन इस रॉकेट को अकेले चलाना नानू के लिए इतना आसान भी नहीं था, इसलिए उन्होंने रुख किया अगली पीढ़ी की ओर। इंडियन इकोनॉमी के खुलते ही विजय सेल्स का बिजनेस कई गुना बढ़ रहा था। नए स्टोर्स भी खुल रहे थे और इसी बढ़ते बिजनेस को संभालने के लिए विजय सेल्स में दूसरी पीढ़ी की एंट्री हुई। 1992 में नानू गुप्ता के बड़े बेटे नीलेश गुप्ता और फिर 1999 में उनके दूसरे बेटे आशीष गुप्ता ने बिजनेस ज्वाइन किया। इन दोनों के आने से कंपनी को फॉर्मल एजुकेशन और मॉडर्न ऑपरेशंस का फायदा मिला, लेकिन इससे कंपनी के अंदर एक नया डायनेमिक भी शुरू हो गया। नई पीढ़ी के आने के बाद नानू गुप्ता को कंपनी में बड़े सर कहकर बुलाया जाने लगा। बड़े सर अपने उसूलों के पक्के थे और अक्सर बहुत सख्त होते थे। उनके लिए शॉर्ट टर्म मुनाफे से ज्यादा एथिक्स मायने रखते थे। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड जिसका मार्केट में 60% शेयर हो, वो भी अगर एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट तोड़ता, अंडरकटिंग करता या कस्टमर का भरोसा तोड़ता, तो नानू बिना सोचे समझे तुरंत उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर देते थे। नानू गुप्ता के लिए कस्टमर सबसे ऊपर था, ताकि ब्रांड इमेज को धक्का ना लगे। ऐसे में नई पीढ़ी के नीलेश गुप्ता ने कंपनी में एक बैलेंसर का रोल निभाया। उनका काम करने का तरीका कूटनीतिक और रिलेशनशिप पर आधारित था। नीलेश ने अपने पिता के सख्त रवैये को थोड़ा नरम किया ताकि कंपनी के उसूल भी बचे रहें और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ वो जरूरी रिश्ते भी ना टूटें जिनसे भारी मुनाफा आ रहा था। वहीं दूसरे भाई आशीष गुप्ता ने कंपनी में एक एग्रेसिव रिस्क टेकिंग तरीका अपनाया। उनका फोकस मार्केट एक्सपेंशन, आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स पर था।
लेकिन फैमिली बिजनेस में बाहर से सब कुछ जितना स्मूथ दिखता है, अंदर उतनी ही बड़ी बहसें भी होती थी। ऐसी ही एक सबसे बड़ी बहस और कंपनी के इतिहास का सबसे रिस्की फैसला लिया गया साल 2003-4 के बीच, जब कंपनी ने मोबाइल फोन और लैपटॉप यानी डिजिटल कैटेगरी में एंट्री ली। शुरुआत में यह फैसला एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। डिजिटल प्रोडक्ट्स की दुनिया एसी या फ्रिज जैसी नहीं थी। यहां टेक्नोलॉजी रातों रात पुरानी हो जाती थी। फ्रिज और वॉशिंग मशीन के मुकाबले मार्जिन ना के बराबर थे और कस्टमर का टेस्ट इतनी तेजी से बदलता था कि विजय सेल्स के गोदामों में पुराना माल डंप होने लगा, जिसकी कीमत हर दिन गिर रही थी, जिसके चलते कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। लॉस बढ़ता देख नीलेश और आशीष ने बोर्ड में भारी लॉबिंग की। दोनों भाइयों का कहना था कि हमें तुरंत इस डिजिटल कैटेगरी को बंद कर देना चाहिए और अपना पूरा फोकस वापस हाई मार्जिन वाले वाइट गुड्स पर लगाना चाहिए, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बचाया जा सके। लेकिन यहीं पर चेयरमैन नानू गुप्ता ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ कह दिया कि डिजिटल सेल्स बंद नहीं होंगी। बड़े सर ने फिर वक्त के आगे सोचकर अपने बेटों को यह समझाया कि मोबाइल और कंप्यूटर कोई साइड बिजनेस या छोटी मोटी कैटेगरी नहीं है, यही पूरी दुनिया के कंज्यूमर मार्केट का भविष्य है। उन्होंने जिद पकड़ ली कि कंपनी को यह शुरुआती नुकसान सहना होगा, ताकि डिजिटल सप्लाई चेन के खेल को अंदर से सीखा जा सके। दोनों बेटों ने पिता की बात मान ली। नतीजा, आज कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस से आता है। अगले कुछ सालों में मोबाइल और लैपटॉप का बूम आया और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यह बढ़ता क्रेज देखकर विजय सेल्स ने और ज्यादा एक्सपेंशन किया। 2006 आते आते विजय सेल्स मुंबई के अंदर ही लगभग 8 से 10 बड़े स्टोर्स चला रहा था। उस वक्त कंपनी का सालाना रेवेन्यू था 247 करोड़ रुपए। उसी दौरान उन्होंने गोरेगांव में एक 4 मंजिला इमारत खरीदकर एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्ले किया। साल 2007 इस कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहली बार विजय सेल्स ने मुंबई के बाहर कदम रखा। आसपास के टियर 1 और टियर 2 सिटीज पर धावा बोला गया। पुणे, सूरत, अहमदाबाद और फिर दिल्ली में एक के बाद एक नए हब खोले गए। इस अचानक से हुए एक्सपेंशन ने जादू की तरह काम किया और 2008 आते आते यानी महज 2 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू सीधा डबल होकर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा गया। मार्केट से पैसा गायब हो रहा था। जो रिटेल कंपनियां बैंकों से भारी कर्ज लेकर एक्सपेंड कर रही थी, वो अपनी ईएमआई तक नहीं चुका पा रही थी, जिससे उनका एक्सपेंशन रुक सा गया। लेकिन विजय सेल्स के पास कैश था और उन पर कोई भारी कर्ज भी नहीं था। उन्होंने इस मंदी का भरपूर फायदा उठाया और कम दामों पर प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद ली। यही विजय सेल्स की सबसे बड़ी ताकत थी, उनका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। आजकल के स्टार्टअप की तरह वो भारी कर्ज लेकर बिजनेस नहीं बढ़ाते थे। विजय सेल्स की रणनीति है कि जहां तक हो सके दुकान की जमीन खुद खरीद लो, किराए पर मत लो, जो आज तक उनके बिजनेस में दिखता है। आज 2026 की शुरुआत तक उनके 167 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इनमें से लगभग 92 प्रॉपर्टीज पूरी तरह से कंपनी की खुद की हैं, बाकी लॉन्ग टर्म लीज पर हैं। खुद की प्रॉपर्टी होने का फायदा यह होता है कि जब मंदी आती है और मार्केट गिरती है तो भारी किराए का बोझ उनके प्रॉफिट मार्जिन को नहीं खाता, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स किराए के बोझ तले दब जाते हैं। मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक गुप्ता परिवार ने कंपनी को करीब 611 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जो लगभग ना के बराबर इंटरेस्ट पर है। कंपनी का बाहर के बैंकों से लिया गया कर्ज इसके महज 32% है, जो कि बहुत कम है। इसी कैश लिक्विडिटी की वजह से विजय सेल्स बिना किसी पब्लिक शेयर होल्डर या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के दबाव के अपने हिसाब से लंबा गेम खेल पाती है। उन्हें हर तिमाही में झूठा प्रॉफिट दिखाने की मजबूरी नहीं होती। उनका फोकस कस्टमर को रोकने और मार्केट शेयर बढ़ाने पर रहता है। बाकी राज्यों में एक्सपेंशन की बात करें तो 2019 में कंपनी ने साउथ इंडिया में भी एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने हैदराबाद की तिरुमाला म्यूजिक सेंटर के 28 स्टोर्स एक स्लम्प सेल में खरीद लिए। बाद में इन स्टोर्स का नाम बदलकर विजय सेल्स कर दिया गया और रातों रात कंपनी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बड़ी मार्केट में अपनी जड़ें जमा ली। विजय सेल्स हर साल नए स्टोर्स खोल रही थी, जिसके साथ जाहिर है सेल्स भी तेजी से बढ़ रही थी।
विदेशी ब्रांड्स का माल बेचकर ज्यादा टर्नओवर तो आ रहा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेलर्स को मार्जिन बहुत कम देती थी। इस मार्जिन के खेल को पलटने के लिए विजय सेल्स ने 2015-16 के बीच अपना खुद का प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, जिसका नाम रखा वाइस। इस ब्रांड का मकसद था वो खाली जगह भरना जहां कोई अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट नहीं था, खासकर स्मार्ट एलईडी टीवी की मार्केट में। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के वो लोग या शहरों के वो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स जो सोनी या सैमसंग का महंगा टीवी नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए वाइस एक अच्छी डील थी, क्योंकि वाइस के प्रोडक्ट्स इन विदेशी कंपनीज की तुलना में लगभग आधी कीमत पर मिल रहे थे। लागत कम हो इसलिए विजय सेल्स ने सीधे मैन्युफैक्चरर से माल बनवाया। बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई ब्रांड की रॉयल्टी नहीं। वाइस की सेल्स रॉकेट की तरह भागी। 2022 आते आते विजय सेल्स के कुल टीवी रेवेन्यू का 10% हिस्सा अकेले वाइस से आ रहा था। टीवी हिट हुआ तो उन्होंने हाई मार्जिन वाले व्हाइट गुड्स में भी एंट्री मार दी। सस्ते एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन भी वाइस के नाम से बिकने लगे। लेकिन यहीं पर विजय सेल्स से वो गलती हुई जो अक्सर प्राइवेट लेबल बनाने वालों से होती है। पैसे तो वो खूब कमा रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन किसी और से करवाने के कारण उनका प्रोडक्ट क्वालिटी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, जिससे ग्राहकों की शिकायतों का अंबार लग गया। कंपनी का नाम खराब होता देख विजय सेल्स को इस बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन जिस कंपनी के नाम में ही सेल्स हो, वो पीछे कैसे हटती। उन्होंने सेल्स के नए तरीकों पर फोकस करना शुरू कर दिया और यहां काम आई नई पीढ़ी। वो साल 2020 का वक्त था। विजय सेल्स ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ऑफलाइन मार्केट में बढ़िया काम कर रही थी। यही देख हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने विजय सेल्स पर एक केस स्टडी बनाई, जिसमें इस कंपनी की ग्रोथ की स्टोरी तो थी, लेकिन इस रिपोर्ट में एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस था, डेमोग्राफिक एजिंग, यानी उम्र दराज कस्टमर्स। उस वक्त कंपनी के 102 शानदार स्टोर्स थे, लेकिन एक पैटर्न सभी जगह कॉमन था। इन दुकानों पर आने वाले ज्यादातर कस्टमर्स की उम्र 40 साल से ज्यादा थी। ये वो लोग थे जो पुराने भरोसे और रिश्तों के दम पर आते थे। लेकिन आज का युवा, वो दुकान नहीं जाते थे, उन्हें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एक क्लिक में शॉपिंग करने की आदत थी। विजय सेल्स के मैनेजमेंट को समझ आ गया कि अगर इस नई पीढ़ी को नहीं पकड़ा तो कंपनी का भविष्य खतरे में है। और इसी वक्त पर कंपनी में गुप्ता परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री होती है। नानू गुप्ता के पोते करण गुप्ता। करण ने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के केली स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस की डिग्री हासिल की है और 2019 में फॉर्मल तौर पर कंपनी से जुड़े। पुराने मैनेजमेंट को डिजिटल मार्केटिंग, एल्गोरिदम और ई कॉमर्स की ज्यादा गहरी समझ नहीं थी, इसलिए करण को कंपनी का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की खुली छूट दे दी गई। फिर आया 2020 का लॉकडाउन, सब कुछ बंद, दुकानें खोल नहीं सकते थे। यहीं पर नई पीढ़ी के करण गुप्ता चीजें अपने हाथ में लेते हैं। उन्होंने पुराने कस्टमर्स के डेटाबेस खंगाले, उन्हें फोन किए, व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि अगर उनके पुराने एसी या फ्रिज में कोई दिक्कत है तो रिमोट हेल्प ले ले, और साथ ही उन्हें विजय सेल्स की नई ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक भेजना शुरू किया। वेबसाइट पहले से ही थी, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखकर इसमें बदलाव किए गए थे। नई पीढ़ी का यह मॉडल जबरदस्त हिट रहा। 2025 आते आते विजय सेल्स की इस ई कॉमर्स साइट ने लगभग 190 करोड़ रुपए का सामान बेच दिया था। लेकिन ऑनलाइन बेचना इतना आसान नहीं था। विजय सेल्स के स्टोर्स में तो खूब भीड़ आती थी, खासकर दिल्ली एनसीआर के 11 से ज्यादा स्टोर्स में, लेकिन डिजिटल एड्स काम नहीं कर रहे थे। करण ने शुरुआत में डिजिटल एड्स पर भारी पैसा फूका, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने एक ऐसी गोरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन चलाई जो उनके पैर जमाने वाली थी। विजय सेल्स ने वाटर नाम के एक स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाया। यह कंपनी पानी की बोतलों को मोबाइल बिलबोर्ड की तरह इस्तेमाल करती थी। प्लान सॉलिड लग रहा था, महंगे डिजिटल एड्स को बाईपास करो और सीधे उसी आदमी के हाथ में एड थमाओ जिसकी जेब में पैसा है और जो लैपटॉप और मोबाइल लेना चाहता है। इस कैंपेन के तहत अप्रैल 2024 में दिल्ली एनसीआर के बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स जैसे यूनिटेक्स साइबर पार्क को टारगेट किया गया, जहां भारी सैलरी पाने वाले लोग काम करते थे। साथ ही कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जैसे एजुकेशन हब को भी टारगेट किया गया, ताकि 17 से 22 साल के उन स्टूडेंट्स को पकड़ा जा सके जो लैपटॉप और स्मार्ट वॉच खरीदते हैं। करीब 30,000 विजय सेल्स की ब्रांडिंग वाली पानी की बोतलें सीधे इन लोगों के वर्क स्टेशन, डेस्क और बोर्डरूम तक पहुंचाई गई। ये बोतलें महज 1 या 2 रुपए में बेची गईं, ताकि लोग इन्हें तुरंत खरीदें और पिएं भी। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होता था, इसे स्कैन करते ही सीधा एक ऑफर मिलता।
वेबसाइट पर 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करो और तुरंत 500 रुपए की छूट पाओ। नतीजा, 15 दिन चले इस कैंपेन में 11.3% लोगों ने QR कोड स्कैन किया। जितना पैसा मार्केटिंग पर लगाया गया था, उससे ज्यादा पैसा डिजिटल सेल्स के जरिए वापस आ गया। ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ता देख विजय सेल्स ने एक और दांव खेला। मिलेनियल्स और जेंजीज जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एप्पल उनका पसंदीदा ब्रांड बनकर उभर रहा था। विजय सेल्स ने इन्हीं एप्पल प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देना शुरू किया ताकि मिलेनियल्स और जेंजीज भी विजय सेल्स के लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन सके। और इन्हीं सबके बीच आया मार्केटिंग का एक और मौका। बिस्वा कल्याण रथ के साथ वो एड जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस एक एड ने विजय सेल्स को घर घर तक पहुंचा दिया। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई इस कंपनी को चलाने के लिए आज लगभग 5,000 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के दौर में जहां कई कंपनियां और स्टार्टअप्स विदेशी फंडिंग के सहारे टिके हैं, वहीं विजय सेल्स पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है। इसमें 100% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ परिवार की है। इस कंपनी में आज भी फाउंडर नानू गुप्ता 35% के मालिक हैं। उनके बेटे नीलेश और आशीष गुप्ता के पास 27.5% की बराबर हिस्सेदारी है और तीसरी पीढ़ी के करण गुप्ता 10% शेयर होल्ड करते हैं। आज के डिजिटल और ई कॉमर्स युग में जब बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित कहते हैं कि ऑफलाइन मार्केट अब खत्म हो चुका है, ऐसे वक्त में विजय सेल्स की कहानी बताती है, अगर आइडिया में दम हो और आप खुद को वक्त के साथ बदलना जानते हो और आपदा में अवसर देखना अच्छे से आता है, तो कोई भी चैलेंज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक पॉडकास्ट में विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता बताते हैं कि उनके पिता ने कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर पाएंगे, लेकिन एक बिजनेसमैन की समझ और उसूलों से समझौता ना करने की जिद ने आज उनकी इस कंपनी को 13,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया है। तो ये थी विजय सेल्स की पूरी कहानी, जिसे किस्सा के इस एपिसोड में लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद सैफी ने। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विजय सेल्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से रीड करते हैं उसके बारे में भी बताइएगा और आगे किस्सा का कौन सा एपिसोड देखना चाहते हैं वो भी बताइए। ऐसे ही किस्सा को प्यार देते रहिए और देखते रहिए खबरगाम। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।